नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आपने एक प्रोडक्ट के बारे में सुना होगा। उस प्रोडक्ट की मैं चर्चा बहुत करता रहता हूँ। वैसे तो हमने कई प्रोडक्ट पर काम किया है। एक हमारा प्रोडक्ट है गोबर भस्म संपूर्ण। इसके बारे में मैंने आपने पहले भी कई चर्चा की है। एक बार मैं पुनः इसके बारे में आपको सूचित करना चाह रहा हूँ। ये गोबर भस्म संपूर्ण जो है देसी गाय के गोबर से तैयार किया गया है। इसमें देसी गाय के गोबर का एक्सट्रैक्ट है, साथ में गौमूत्र का क्षार है। गौमूत्र को जब हम किसी लोहे के बर्तन में रख के गर्म करते हैं, खौलाते हैं, तो उसका जो जलांश है वो बाष्पीकृत हो जाता है, उसकी भस्म बन जाती है। तो ये गौमूत्र का क्षार है। उसमें जो जल अंश के बाष्पीकृत हो जाने से जो उसका ठोस पदार्थ बचता है, उसमें गाय के सारे जो पोषक तत्व हैं, जो खनिज तत्व हैं, वो उसमें काफी बड़ी मात्रा में संचित रह जाते हैं। इस गोबर गौमूत्र क्षार का प्रयोग तो हम मानवों में भी कराते रहे, पुरुषों मनुष्य के इलाज में भी करते रहे। आयुर्वेद में एक बहुत उत्तम भस्म है कि हमारे लीवर में खराबी आ जाए, हमें हमारे सारे कोई जटिलता पैदा हो जाए, हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है, या भूख कम लग रही है, डाइजेशन का नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, कमजोरी आती जा रही है, खून नहीं बन रहा है, कई ऐसी समस्याएं जो गौमूत्र क्षार से दूर हो जाती हैं। उसका हजारों सालों से आयुर्वेद में प्रयोग हो रहा है। लेकिन यही गौमूत्र क्षार हमारी एग्रीकल्चर के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गाय का मूत्र तो वैसे ही बहुत अद्भुत गुणों संपन्न है। आप गौमूत्र का छिड़काव किसी फसल के ऊपर, किसी साग सब्जियों के पेड़ पर करते, तो वो स्वयं ही कई प्रभावशाली दवाओं के बराबर प्रभाव दिखाता है। इससे हमारे पेड़ पौधे, हमारी फसलें, उनकी न्यूट्रिशन संबंधी जरूरत पूरी होती है। गौमूत्र में काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी रहता है, फास्फोरस भी, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कई मिनरल्स में रहते हैं। तो ये सहजता से जो पौधों की पत्तियां हैं उससे प्रवेश कर जाते हैं और पत्तियों की, पेड़ों की उस जरूरत को पूरा करते हैं। गौमूत्र में कई और जैव रसायन रहते हैं जो अपना अलग प्रभाव देते हैं। गौमूत्र में एक एक जैव रसायन का पता चला, वैसे पता तो वो सैकड़ों सालों से है। 1860 के आसपास अंग्रेज को पता लग गया। उस अंग्रेज ने पहली बार तो गाय के जो गंगा का जल है उसकी अद्भुत गुणवत्ता को देखकर उस पर अध्ययन शुरू किया। उसने एक चीज देखी थी कि गंगा जल को आप किसी बोतल में, किसी बर्तन में भर के रख दो और सैकड़ों साल तक उसको रखो, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, उसमें बदबू नहीं आती, उसमें दुर्गंध नहीं पैदा होती है, और वो यथावत रखा रहता है, पवित्र तब स्थिति बना रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी जल नहीं, कोई भी पानी नहीं, इसमें इतने वर्षों के बाद भी कोई विनाश की प्रक्रिया शुरू ना हो। लेकिन गंगा जल ऐसा है। और इसीलिए एक समय था कि हमारे देश से जो बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे यात्री विदेशों में यात्रा करते थे, तो समुद्री जहाजों में अपने साथ काफी मात्रा में गंगा जल लेके जाते थे। गंगा जल को रखने से उनकी जो पानी की जरूरत पूरी हो जाती थी। कि गंगा जल एक ऐसा है जिसमें उसको अपने साथ आप ले जाओ तो महीनों तक उसमें कोई दुर्गंध, कोई परिवर्तन नहीं होता। आप उसको पीने के काम में ला सकते हैं। तो इस चीज को देखकर अंग्रेज बड़े विस्मित हुए, बहुत प्रभाव हुए। तो उन्होंने गंगा जल का विश्लेषण किया। तो उस गंगा जल में उनको कुछ बैक्टीरिया फेस जैसी रचनाएं पता चली, जो बैक्टीरिया और वायरस के बीच की संरचना है। और ऐसी ही जैव संरचना है गौमूत्र में प्राप्त हुई है। इसलिए गौमूत्र में भी वो गुण आ जाता है। गौमूत्र का पीने से हम कई तरह की संक्रमण संबंधी बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं, और हमारा शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। साथ ही यदि हम गौमूत्र का अपने शरीर में लेपन करें, गाय के गोबर के साथ लेपन करें या किसी उपकरण के माध्यम से लेपन करें, तो स्किन संबंधी कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। गौमूत्र के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। गौमूत्र के छिड़काव से कई तरह की बीमारी जो बड़े फसलों में लग जाती है, चाहे फंगस संबंधी हो, बैक्टीरिया संबंधी हो, वायरस संबंधी हो, उससे भी हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। और ये प्रयोग तो हजारों सालों से कर रहे हैं। तो उसी गौमूत्र क्षार का प्रयोग हमने इस गोबर भस्म में किया है। तो इसलिए इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई है। पहले तो उसमें गोबर का एक्सट्रैक्ट है,
गोबर के एक्सट्रैक्ट में भी कई चीजें रहती हैं। गोबर में 50% के आसपास सेलुलोज रहता है, सेमी सेलुलोज रहता है, लिग्निन रहता है। ये तीनों ऐसे जैव रसायन हैं जो हमारी मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी की कार्बनिक जो पदार्थ की जो मात्रा है उसमें वृद्धि करते हैं। गोबर के ये 3 पदार्थ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज सेलुलोज का ही एक छोटा संकेत रूप है। सेलुलोज में जो जो आणविक संरचना है सेलुलोज की, वो थोड़ी, उसमें सेलुलोज की रचना आकार थोड़ी ज्यादा रहती है। उससे जो कम है उसका जो एक्सट्रैक्ट निकालेंगे सेलुलोज का तो उसमें हेमी सेलुलोज आता है। और हेमी सेलुलोज को भी हम कई तरह डिवाइड करते हैं, उसमें अल्फा है, बीटा है, गामा। सेलुलोज का भी कई उपगम है। उसी का एक पार्ट है लिग्निन। लिग्निन चिपचिपा जैसा पदार्थ है और इन सब पदार्थों का ये पता है बहुत प्रयोग भी हो रहा है। बहुत सारे मित्र तो सिर्फ इन्हीं चीजों को अलग करके उसी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इन्हीं 3 पदार्थों में एक गुणवत्ता भी है। जब हम मिट्टी में इसको डालते हैं तो मिट्टी में ऑर्गेनिक की मात्रा इनके माध्यम से बढ़ने शुरू हो जाती है। मिट्टी का जो ह्यूमस है, जीवांश है, उसमें सिर्फ गोबर के इन्हीं 3 चीजों से, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन से वृद्धि होने शुरू हो जाती है। और जब मिट्टी में इन पदार्थों के जीवांश की, ह्यूमस की वृद्धि होती है तो मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता भी आ जाती है। उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं मिट्टी के अंदर, वो भी अच्छे से मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होने शुरू हो जाती है। और जब माइक्रोब्स अपनी वृद्धि करते हैं, संवर्धन करते हैं, तो उनके माध्यम से भी बहुत सारे जैव रसायन मिट्टी में पैदा होते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बननी शुरू हो जाती है। ये परंपरा हजारों सालों से रही है। इसीलिए गोबर के रूप में खाद हम अपनी खेत में देते रहे। गोबर की खाद सर्वोत्तम खाद है जो मिट्टी की उर्वरता को इम्प्रूव, सुधारने में सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध साबित होती है। और इसीलिए परंपरा भी रही है। हमारे भारत में बहुत लंबे समय से परंपरा रही है कि गायों के झुंड को अपने खेतों में बैठाते थे। गाय बैलों को अपने खेतों में काफी दिन तक बैठा के उनके गोबर गौमूत्र को मिट्टी में ग्रहण करते थे। और एक चीज और अद्भुत बात है, गौमूत्र को आप किसी दूसरे तरीके से अपने खेतों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि गाय जहाँ मूत्र करेगी उसमें से अधिकांश हिस्सा मिट्टी में चला जाता है। आप उसे ग्रहण नहीं कर पाते। गाय कब मूत्र देगी आपको ख्याल नहीं है, और जब तक आप इंतजाम करोगे तब तक वो आधा मूत्र त्याग देती है, या फिर आपकी प्रतिक्रिया देखकर मूत्र त्यागना बंद कर देती है। कई तरह की परेशानियां आती हैं। जो गौपालक है उस बात को भली बात जानते हैं। गाय तो प्रातः काल उठ के बैठती है, बैठ के उठती है तब त्याग करती है, या वो आप दूध दोहने की प्रक्रिया में होते हो तब मूत्र त्याग करती है। गोबर का भी अक्सर सुबह प्रातः काल गाय बैठ के उठती है तभी त्याग करती है। ये गौपालकों को सबको मालूम ही है। इसलिए गौमूत्र का एकत्रीकरण करना बहुत मुश्किल रहता है। अधिकांश गौमूत्र व्यस्त चला जाता है। ऐसे में एक प्रक्रिया है कि यदि गौमूत्र मिट्टी में कराया जाए, पुलाव में कराया जाए, तो पुलाव और मिट्टी उसको सोख लेती है। और ऐसी मिट्टी यदि हमारे खेतों में पहुंच जाए तो मिट्टी में कई तरह के पोषक तत्व, जैव रसायन मिट्टी मिल जाते हैं। मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें वृद्धि होती है। तो गौमूत्र क्षार में हम दोनों चीजों को मिलाया है। पहली चीज हमने गोबर के एक्सट्रैक्ट को लिया है, दूसरा हमने गौमूत्र को लिया है, गौमूत्र क्षार को लिया है, और तीसरा हमने लिया है गोबर की जो राख होती है। गोबर की राख ही बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर की राख का प्रयोग हम करते रहे, बर्तन मांजने में करते रहे, शरीर में। हमने नागा साधुओं को देखा होगा। हमारे देश में लाखों की संख्या में नागा साधु आज भी हैं, जो सर्दियों में, गर्मियों में निर्वस्त्र रहते हैं और उन पर किसी तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि वो अपने शरीर पर गोबर की राख, गोबर की भस्म का लेपन करते हैं। वैसे गोबर की भस्म के अलावा वो जो चिता भस्म होती है उसका भी लेपन करते हैं। लेकिन अधिकांश जो हमारे नागा संत हैं, गाय के गोबर की भस्म ही अपने शरीर पर लेप रखते हैं, जिससे वो रोगाणु से बचे रहते हैं, शीत ऋतु से बचे रहते हैं, जो सूर्य की तीव्र ताप है उससे बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो उसमें ये गुण तो रहते ही रहते हैं। इसके अलावा राख में गोबर की तुलना में 4 से 8 गुना अलग मिनरल्स आ जाते हैं, क्योंकि गोबर जो जलाते हैं, जो गाय गोबर को कंडे के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो गोबर का अधिकांश जो कार्बनिक पदार्थ है वो तो
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वाष्पीकृत हो जाता है। दूसरे मिनरल्स सुरक्षित रहते हैं राख में, जिसमें चाहे फास्फोरस है, पोटासियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक है, लोहा है, कॉपर है, ये सारे पदार्थ और इन सब की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे में गोबर राख का प्रयोग हम करते हैं। गोबर राख को छिड़कने से भी अपनी फसलों को कई बीमारी से सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के चक्कर में इन सारी चीजों को गोबर भस्मपुर में लिया। इसके अलावा इसमें की जड़ी बूटी आ रही है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है जो सीबीड्स होती है, समुद्री शैवाल रहती है, उसका भी हमने इसमें एक्स्ट्रा मिश्रण किया है। मोरंगा की लीव्स को भी हमने लिया है, कुछ और दूसरी जड़ी बूटियां हैं उनको भी इसमें प्रयोग किया है, और इससे ये अद्भुत बन गया है। जब हम अपनी मिट्टी में, अपनी फसलों में इसका प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करना बहुत सहज है। इसकी बहुत कम मात्रा, यानी कि आपने 1 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हो तो आप मात्र 1 किलो के आसपास ये गोबर भस्म ले लो, 20, 25, 30 लीटर पानी लीजिए, ज्यादा पानी भी ले सकते हैं, ये ड्रम लीजिए, उसमें उसको घोल दीजिए, बहुत 100% घुलनशील है। अब जैसे इसको घोलेंगे और उसको 10-15-20 मिनट रखे रहने, ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे रखे रहने दीजिए, पर्याप्त है। उसके बाद सिंचाई के माध्यम से किसी भी रूप में सिंचाई करते हैं, क्योंकि 100% सोल्यूबल, इसमें किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो आप किसी छेद को बंद कर दे। तो आप वेंचरी से, आप फव्वारे से, किसी रूप से अपनी फसलों में दे सकते हो। यदि वैसे ही आप फसल दे रहे हो तो उसके माध्यम से मिक्स करके दे दीजिए, मिट्टी में चला जाएगा, फसलों की जड़ों से फसलों में प्रवेश कर जाएगा। आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, और उसके बाद जब जैसे एक बार आपने छिड़काव अपने फसलों में किया, मिट्टी की तैयारी के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने फसल बोई दी, फसल अंकुरित हो ही गई, फसल अब 8-10 दिन की हो ही गई, तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी अवधि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका प्रयोग करेंगे, आप 8 महीने इसका रिजल्ट देख लीजिए। आपकी फसलों की जो पत्तियां हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, उनमें ज्यादा हरियालीपन आ जाएगा, गाढ़ी हो जाएंगी, उनका आकार बढ़ जाएगा। यदि कोई फसल आपकी मुरझाई हुई है, उसका विकास रुक गया है, वो उसकी जो कलियां हैं वो फूट नहीं रही हैं, जड़ों से उसकी शाखाएं निकलती हैं, निकल नहीं रही, पीली पड़ गई हैं, पत्तियां झड़ रही हैं, ग्रोथ बहुत धीमी हो रही है, तो मात्र पहली सिंचाई से आप अपनी फसलों में चमत्कार देखोगे। उनका हरियालीपन पहले की तुलना में डबल बढ़ जाएगा, पत्तियों का आकार बढ़ जाएगा, पत्तियों की मोटाई बढ़ जाएगी, और पत्तियों का आकार बढ़ना, रंग गहरा होना, मोटापा आना, इसका अर्थ है कि ये पत्तियां पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगी। फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधों के लिए भोजन निर्मित करना। इसी भोजन को तो हमारे जो फसलें हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, फल के रूप में, साग सब्जी के रूप में, दाने के रूप में, फली के रूप में, या अपने आकार के रूप में कैद रखते हैं, संरक्षित करते हैं। इसी से आलू में स्टार्च बनता है, मूली की आकार वृद्धि होती है, गाजर की लंबाई बढ़ती है, आलू का आकार बढ़ता, सारा, क्योंकि जब हमारे पौधे अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में फोटोसिंथेसिस क्रिया करेंगे, तभी उनका विकास बढ़ता है। पत्तियों के विकास के लिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है, तने के विकास के लिए, मोटा होने के लिए, लंबा होने के लिए, ब्रांचेस निकालने के लिए, शाखाओं को तीव्रता से विकसित होने, इन सबके लिए हमारी फसलों को, हमारे पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत है, तभी वो अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं। यदि हमारी फसलें कमजोर हैं, पीली हैं, तो वो रोग ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं हो रही। तो फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए पत्तों के विकास की जरूरत है, और इस सब की प्रक्रिया मात्र ऐसे गोबर पर संपूर्ण से न केवल पूरी होती है, तीव्र हो जाती है, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। और इतना ही नहीं, जिस मिट्टी में आप इसका प्रयोग करेंगे, इस खेत में इसका प्रयोग करेंगे, उस खेत की मिट्टी में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की दर बढ़ जाती है। मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु की संरचना होती है, उनमें वृद्धि शुरू हो जाती है, उनमें तेज संवर्धन होता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, मिट्टी की जो हार्डनेस है, कठोरता है, वो दूर हो जाती है। मिट्टी के अंदर जलांश बढ़ना शुरू हो जाता है, मिट्टी के अंदर नमी बढ़नी शुरू हो जाती है। नमी यदि मिट्टी में रहना शुरू हो जाए, तो हम मान सकते हैं कि अब मिट्टी आपकी पूरी उपजाऊ। यदि मिट्टी सूखी है, तो आप कह सकते हो उसमें बहुत कम मात्रा में
बहुत सारे मित्र हैं हमारे, ऑर्गेनिक कार्बन टेस्टिंग कराते हैं, मिट्टी की टेस्ट कराते हैं, पीएच देखते हैं, जांचते हैं। अरे क्या देखना, आप मिट्टी की सिर्फ एक चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि मिट्टी में नमी है, मिट्टी का रंग थोड़ा काला है, यदि मिट्टी में आप उंगली डालते हो अंदर घुस जाती है, तो निश्चित मानिए कि मिट्टी का पीएच भी सामान्य है, मिट्टी में नमी अच्छी है, इसका मतलब, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी है। मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन है तो जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो भी पर्याप्त संवर्धन की स्थिति में, और ऐसी मिट्टी आज की तुलना में कई गुना ज्यादा उपजाऊ हो। पहले ऐसी मिट्टी होती, आपने देखा होगा, आप यदि 50 साल के ऊपर के किसान है तो आपने अनुभव किया होगा, 25-30 साल पहले आपके खेत की मिट्टी वही होती थी, इसीलिए आप जो भी दाना फेंक देते थे उसका अंकुरण हो जाता था, विकसित हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि आपने मिट्टी को कठोर बना लिया, अब ऐसा बना दिया है कि उसमें ना तो जीवांश में है, ना उसमें माइक्रोब्स है, उसमें कठोरता, पत्थर जैसी मिट्टी हो गई है। अब आपको अधिक शक्तिशाली ट्रैक्टर की जरूरत होती है, अन्यथा पहले तो हल्के फुल्के फावड़े से ही हम खेत जोत लेते थे। हमारे बैल जो बहुत कम दुर्बल बैल होते थे, वो ही मिट्टी में 8-10 इंच की फली, हल्की फल को घुसेड़ के उसकी भुरभुरा बना देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को हम पुनः मात्र गोबर और गुड़ के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। हम मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, फसलों के ऊपर पैदावार को बढ़ा सकते हैं, और पैदावार बढ़ेगी जब फसल की जो फोटोसिंथेसिस क्रिया बढ़ेगी। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से कई तरह के मित्र जीवाणु, कई तरह के मित्र सूक्ष्म कीट भी हमारे खेत में आ जाते हैं। इसके विषय में फिर कभी जानकारी दूंगा। धन्यवाद मित्रों।